हेलो गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्रेस द बेल आइकन। हेलो गाइस, एक बार फिर से एचसीएल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और वीडियो को आप सभी ने समझ लिया होगा और अपने नोट्स को भी आपको मेंटेन करते हुए जाना है। अगर आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध नहीं हुई है, कोई भी स्टूडेंट है, तो वो व्हाट्सएप चैनल के साथ में जल्दी से ज्वाइन हो, टेलीग्राम के साथ में ज्वाइन हो, ताकि उनको अधिक से अधिक हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करवा सके। जिन विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं की है, उन्हें ये बता दूँ कि जो टाइम आपको मिला है, जो समय मिला है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। ये जो है आपके अगर स्कूल खुलने के, अगर 1 सितंबर को अगर स्कूल खुलती भी है, तो ये जो 20 दिन आपके पास में है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें कि स्कूल खुलने के बाद में आपको जो है वो टाइम बहुत कम मिलेगा। आपके सामने 3 जो बड़े पीसीएम या पीसीबी जैसे सब्जेक्ट हैं, उन्हें कंप्लीट समझना है, क्योंकि आगे 12th के बाद में आपको इन कंपटीशन एग्ज़ाम भी तो फिलहाल आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य जो वस्तुएं द्रव्यमान और आयतन रखती है, उसे हमने द्रव्य कहा था, पदार्थ कहा था। फिर हमने पदार्थ के अंदर हमने देखा कि भौतिक अवस्था के आधार पर वो 3 प्रकार के थे, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को हमें यहाँ 12th में पढ़ना है, लेकिन 2 अवस्थाएं, द्रव और गैस, ये हमने 11th के अंदर 5 चैप्टर के अंदर हमने पढ़ लिया था। तो ठोस के बारे में हमने पढ़ा। ठोस के बारे में हमने कुछ बेसिक जानकारी ली थी। ठोस 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे हमने एमॉर्फस भी कहा था। इन दोनों के अंदर हमने अंतर भी देखा था। उसके बाद में हमने देखा कि क्रिस्टलीय ठोस जो थे वो 4 प्रकार के थे। 4 में से हमने पहला पढ़ लिया था आणविक ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। और आणविक क्रिस्टलीय ठोस से कई बार आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए जो मैंने पढ़ा है आपको उसको ढंग से समझ लो, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न वहाँ उस चैप्टर, उस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल उसी के अंदर जो है आणविक ठोस, जिसके 3 प्रकार थे, वो पढ़ लिए थे। आज हम लोग आणविक ठोस के बाद में सेकंड हम पढ़ने वाले हैं, वो है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। आपको स्क्रीन के ऊपर दे रखा है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, इसमें नाम से ही पता चला कि अवयवी कण जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं, आयन के रूप में होते हैं। धनायन और ऋणायन आयन के रूप में होते हैं, इसलिए उसको हम लोग आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। सेकंड, आयनिक यौगिकों के अंदर जो धनायन और ऋणायन, उनके मध्य जो बल कार्य करता है वो कौन सा, धनायन और ऋणायन के बीच में कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। प्रबल स्थिर वैद्युत, धनायन और ऋणायन के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। वो जो आकर्षण बल होता है उसे कहते हैं इस प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इस बल को एक और नाम देते हैं कुलामी बल भी कहते हैं, आप लोग ध्यान रखना है। तो कुलामी बल जो होता है वो कहाँ कार्य करता है, आवेशों के मध्य, धनायन और ऋणायन के बीच में जो कार्य करता है। नेक्स्ट, जो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कठोर होते हैं और भंगुर ठोस होते हैं, और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो उच्च होता है, ये ध्यान रखना। पहले हमने आणविक क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा था, वो मुलायम थे और साथ में उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम था, लेकिन यहाँ ये कठोर है, भंगुर है और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उच्च होता है, ध्यान रखना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, आपको ध्यान रखना है कि इसकी ठोस अवस्था जो है विद्युत रोधी होती है, मतलब उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है ठोस अवस्था के अंदर। परंतु जलीय विलीन अवस्था और संगलित अवस्था, मतलब गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि आयनिक क्रिस्टल है, इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, NaCl। NaCl एक आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है। अब इसकी ठोस अवस्था जो होती है वो विद्युत की कैसी होती है, विद्युत रोधी होती है, मतलब धारा प्रवाहित नहीं होती है। परंतु इसकी जलीय विलीन अवस्था, मतलब एक्वस सॉल्यूशन, या इसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो सुचालक की तरह व्यवहार करता है। ये मेन पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है।
NaCl का एक स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखा है कि ये NaCl का क्रिस्टल जालक दे रखा है। इसमें दो प्रकार के कण है, एक तो Cl- और Na+। इन दोनों के बीच में कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है? प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। और इन दोनों कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसका एक दूसरा नाम और है कूलॉमी बल, ये भी ध्यान रखना है। तो ये आपको एक क्रिस्टल जालक दे रखा है NaCl का, और ये एक कौन सा ठोस होता है? ये आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब धात्विक ठोस क्या होते हैं? धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक का मतलब उसमें परमाणु जो होता है, अवयवी कण जो होता है वो धातु के फॉर्म में हो सकता है, और खासकर जितनी भी धातुएं जो आती हैं वो इसी के अंदर आती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका मेन पॉइंट क्या है? अवयवी कण किस रूप में है? या हम ये कह सकते हैं कि धातु परमाणु के रूप में, या एक और हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में वितरित धनायन के रूप में। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य धनायन पाया जाता है। तो इन्होंने कहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो समुद्र है उसके अंदर धनायन के रूप में इसके अवयवी कण पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। और इनके धनायनों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो क्या कहलाता है? धात्विक बंध कहलाता है। ये कठोर होते हैं, तन्य होते हैं, आघातवर्धीय ठोस होते हैं। मतलब धातुओं के गुण को प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सा धातुओं का गुण है? कठोर भी है, तन्य मतलब तार बनाने की भी क्षमता रख सकते हैं, और आघातवर्धीय ठोस भी होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। ये ठोस और संगलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मेन पॉइंट है, अभी तक जो हमारे पास में ठोस, द्रव या कोई भी अवस्था हो, धारा प्रवाहित किस में होती है? धारा प्रवाहित धात्विक ठोसों के अंदर होती है, क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चीज़ ध्यान रखना, और ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा जो हमारा लास्ट क्रिस्टलीय ठोस होता है उसे कहते हैं सहसंयोजक नेटवर्क ठोस कहते हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हीरा और ग्रेफाइट आते हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसके अवयवी कण किस रूप में होते हैं? परमाणु के रूप में होते हैं, ध्यान रखना। और कौन सा परमाणु हो सकता है? मुख्यतः कार्बन परमाणु के रूप में होते हैं अवयवी कण। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अवयवी कणों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो सहसंयोजक बंध। कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, इसमें हीरा तो होता है प्रकृति में कठोर, और ग्रेफाइट मुलायम होते हैं। अर्थात ये जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वो कठोर भी हो सकते हैं और मुलायम भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है। इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा उच्च होता है, अत्यधिक उच्च होता है, ये ध्यान रखना। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है? चौथे क्रिस्टलीय ठोस, नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे हम देख रहे हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि कठोर और कुचालक है हीरा, मुलायम और चालक के रूप में है ग्रेफाइट। इसके अलावा भी ये सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ये सिलिका हो गया, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। यहाँ प्रश्न यह आ सकता है, छोटा सा प्रश्न, बहुत सिंपल सा प्रश्न आ सकता है कि ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है, और परमाणु अवस्था में पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, तो यह निम्न में से कौन सा इस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है? तो आपको पता होना चाहिए कि हीरा, ग्रेफाइट वगैरह वगैरह, ये सारे आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आगे इसके दो एग्जाम्पल, एक तो हीरे की संरचना सबसे इंपॉर्टेंट, एक ग्रेफाइट की संरचना। आपको दो संरचना आपको याद रखनी है जो आपके स्क्रीन के ऊपर दे रखी है। इन दोनों ही संरचनाओं के अंदर आपको कार्बन परमाणु जो होते हैं वो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, और इससे एक त्रिविमीय जाल जैसी संरचना का निर्माण होता है। इसलिए इनको हम लोग नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस भी कहते थे, हीरा और ग्रेफाइट, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, वो होता है समदैशिकता और विषमदैशिकता के अंदर क्या अंतर होता है। तो समदैशिकता और विषमदैशिकता जो होती है वो एक
ऐसा गुण होता है जिसके अंदर ठोस के अंदर भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणों के बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो पहले समदैशिकता को समझने से पहले हम लोगों को विषमदैशिकता समझनी पड़ेगी। विषमदैशिकता को आप लोग पहले समझना है। देखो कि पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि क्रिस्टलीय ठोसों में उनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, अतः इसे विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं तथा इस घटना को विषमदैशिकता कहते हैं। देखो एक क्रिस्टलीय ठोस होता है और क्रिस्टलीय ठोस के अंदर मैंने बताया था कि पार्टिकल की जो व्यवस्था होती है वो नियमित होती है, मतलब ए बी इस तरह से व्यवस्था होती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिला। ये क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था दे रखी है। अब इसमें सीधी इस डायरेक्शन के अंदर भौतिक गुणों का जब अध्ययन किया जाता है तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा जैसे कि क्या क्रम आ रहा है, इसके दाएं और बाएं और ए बी इधर भी ए बी क्रम आपको देखने को मिला, दोनों तरफ आपको ए बी क्रम देखने को मिला। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी दिशा को चेंज कर दिया जाता है तो यहाँ गुण भौतिक गुण में बदलाव आ जाता है। यहाँ आप लोग एक तरफ देखोगे ए वाले कण हैं, एक तरफ देखोगे बी वाले कण हैं। तो यहाँ आपको एकांतरण कण देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ आपको इस कंडीशन में आपको भिन्नता देखने को मिली है। अगर भिन्न भिन्न दिशा बदलते ही अगर उसके भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं तो भौतिक गुण में अगर भिन्नता देखने को मिलती है तो वो विषमदैशिक पदार्थ कहलाते हैं और ऐसी घटना को, ऐसे गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं और घटनाओं क्या कहते हैं विषमदैशिकता, क्योंकि इसके भिन्न भिन्न दिशाओं के अंदर भौतिक गुण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अब समदैशिकता को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी ठोस है अगर उसके भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, भौतिक गुण कौन कौन से मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि अपवर्तनांक हो गया, विद्युत प्रतिरोधकता हो गया, तापीय चालकता हो गया, यांत्रिक प्रबलता हो गया, या कोई भी भौतिक गुण अगर उस ठोस के अंदर भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित करता है तो विषमदैशिक, और अगर भिन्न भिन्न दिशाओं में भी समान भौतिक गुण होते हैं तो वो समदैशिक। तो क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है, अक्रिस्टलीय ठोस वो समदैशिकता प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता को प्रदर्शित करता है क्योंकि इसके जो भौतिक गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न दिशाओं में समान होते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं समदैशिक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और इस पदार्थ को समदैशिक कहते हैं और इस घटना को समदैशिकता कहते हैं। तो भौतिक गुण के ऊपर आधारित है। अगर भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में समान है तो समदैशिक, और अगर भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न है तो विषमदैशिक। ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न भी इम्पोर्टेंट रहता है आपका अक्रिस्टलीय ठोसों के ऊपर, वो होता है अतिशीतित द्रव। आपको ध्यान रखना है अतिशीतित द्रव किसको कहते थे, अक्रिस्टलीय ठोसों को कहते थे। अक्रिस्टलीय ठोसों को हमने अतिशीतित द्रव कहा था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द्रव की उपाधि क्यों दी गई है मैं आपको बता देता हूँ। जब अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसको जब हम गर्म करते हैं तो पहले तो वो नरम होते हैं, नरम होके पिघलने लगते हैं और फिर बाद में द्रव के समान बहने लगते हैं। अर्थात द्रव के समान बहने की जो प्रवृत्ति होती है उसी के आधार पर इन्हें अतिशीतित द्रव कहा गया है। ये ध्यान रखना क्योंकि इसमें द्रव के समान गुण है। गर्म करने के बाद में ये बहने की प्रवृत्ति रखते हैं। देखिए क्या होता है कि जब ताप के एक निश्चित परास पर, ताप की जब एक निश्चित परास पर गर्म किया जाता है तो पहले ये नरम हो जाते हैं और फिर पिघल जाते हैं। पहले नरम होते हैं और फिर पिघल जाते हैं और द्रवों के समान बहने या प्रवाह होते हैं, अतः इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, या हो सकता है रबर हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कांच हो, प्लास्टिक हो या रबर हो, तीनों को
क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस है। जैसे ही गर्म करते हैं एक निश्चित परास पर पहले वो नरम होंगे, फिर वो पिघल जाते हैं, फिर वो द्रव के समान बहने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इनको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोसों को हम अतिस्थितिज द्रव भी कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट रहता है कांच पर। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो इमारतें या जो खिड़कियाँ वगैरह होती है, वहाँ पर कांच की खिड़कियाँ जो देखने को मिली होगी, तो उनके लंबे समय के बाद में जो ऊपर का जो किनारा, जो ऊपर का जो भाग होता है वो पतला हो जाता है, और कांच का नीचे वाला भाग वो जो होता है वो चौड़ा हो जाता है। इसका बहुत कम बारीकली जो है अंतर आता है, लेकिन लंबे समय के बाद में ऊपर वाला भाग तो पतला हो जाता है और नीचे वाला भाग जो होता है वो चौड़ा हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि लंबे समय पर, क्योंकि कांच जो है वो अतिशीतल द्रव होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, वो ताप के साथ में नरम होता जाता है और धीरे धीरे उसके पार्टिकल जो होते हैं वो बहते बहते नीचे आते रहते हैं और अंत तक लंबे समय के बाद में अधिकांश पार्टिकल नीचे आ जाते हैं, इसलिए नीचे वाला भाग तो चौड़ा हो जाता है और ऊपर वाला भाग जो है वो पतला हो जाता है। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इतना भी चेंजेस नहीं आएगा, बहुत जरा सा चेंजेस आता है, लेकिन ये घटना आपको देखने को मिलती है। ये घटना भी कांच के संबंध में किसके अंदर है? अतिशीतल द्रव के अंदर है। ये छोटा सा प्रश्न आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल जालक एवं मात्रक कोष्टिका, ध्यान रखना। क्रिस्टल जालक, जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो सारे त्रिविम होते हैं और उनको समझने के लिए अब हम उसकी संरचना को समझते हैं, क्योंकि प्रकार जो है वो चारों के चारों प्रकार कंप्लीट हो गए। पहला क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार कौन सा था? आणविक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, तीसरा धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और चौथा सहसंयोजक या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ से जो पहला था आणविक क्रिस्टलीय ठोस और सबसे लास्ट वाला जो था सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना। अब हम लोग यहाँ पर जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसकी संरचना को समझने के लिए एक शब्द यूज कर रहे हैं, वो है क्रिस्टल जालक। समझना इसको। ये चित्र पहले आपको देखना है। इसमें ये जो है आपका क्रिस्टल जालक होता है, ये आप लोगों का क्रिस्टल जालक है। यहाँ जितने भी ये पार्टिकल जो है वो आपके ठोसों के पार्टिकल दे रखे हैं। तो इसकी क्या परिभाषा होती है? क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण त्रिविम में नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो त्रिविम में 3D के अंदर नीचे दाएं बाएं त्रिविम अवस्था में एक निश्चित या नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें एक दूसरे के सापेक्ष बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। इन जो कणों को एक दूसरे के सापेक्ष बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं, और जब ऐसी व्यवस्था जो बिंदुओं के द्वारा कणों को दर्शाते हैं तो वो व्यवस्था क्या कहलाती है? त्रिविम व्यवस्था क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। तो पहली बात तो ये त्रिविम व्यवस्था होती है, किसकी? अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था है। और इसमें कणों को एक दूसरे के सापेक्ष कैसे दर्शाया जाता है? बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ध्यान रखना है, जो आपको चित्र अभी बताया था। अब आगे हम लोग ये ध्यान रखना है कि एक और शब्द आता है मात्रक कोष्टिका, एकक कोष्टिका या यूनिट सेल। तो जितना भी क्रिस्टल जालक होता है उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि अगर बार बार दोहराया जाए तो पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। वह छोटा भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, तो वो छोटा भाग होता है, वो मात्रक कोष्टिका यूनिट सेल कहलाता है। क्रिस्टल जालक का वह लघुतम भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे मात्रक कोष्टिका यूनिट सेल कहते हैं। ये एक मात्रक कोष्टिका का चित्र आपको देखने को मिला है। इसके अंदर ये एक्स, ये वाई और ये जेड, मतलब 3D फॉर्म में व्यवस्थित होती है, मतलब त्रिविम व्यवस्था के अंदर होती है। और ये एक छोटा सा भाग होता है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ये क्रिस्टल जालक है, ध्यान रखना। इसको आप लोगों को बनाने की कोशिश करनी है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको समझा देंगे। अब ये हमारे पास में
एक मात्रक कोशिका है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इसे मात्रक कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं। और इसके कितने पैरामीटर होते हैं, ध्यान रखना, इसके 6 पैरामीटर। एक मात्रक कोशिका के कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। लेकिन अगर प्रकार पूछे तो 2 प्रकार है, एक तो अक्षीय लंबाई, एक अक्षीय कोण। अक्षीय लंबाई में 3 पैरामीटर होते हैं, लंबाई ए, बी और सी। स्मॉल से आपको शो करना है। इसके अलावा अक्षीय कोण में 3 पैरामीटर होते हैं, अल्फा, कोण बीटा और कोण गामा। इस प्रकार से टोटल पैरामीटर कितने हो गए, 6 पैरामीटर। तो एक मात्रक कोशिका के कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। अब मात्रक कोशिका जो भाग होता है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जो ये लंबाई है इसको जब हमने अक्षीय लंबाई ए माना, ये वाले इसको बी माना और ये जो खड़ी है इसको हमने सी माना, तो कितनी लंबाई होगी, 3। इसको अक्षीय लंबाई कहते हैं। 3 पैरामीटर तो ये हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ए के सामने जो होगा वो अल्फा कोण होगा। तो यहाँ ए के सामने, सिंपल सी बात है, ए के सामने अल्फा कोण, बी के सामने बीटा कोण और सी के सामने गामा कोण। तो ए के सामने अल्फा कोण रखना है, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा कोण रखना है। इस प्रकार से आपके सामने एक मात्रक कोशिका है। और मात्रक कोशिका को समझना बहुत ज़रूरी है कि मात्रक कोशिका वह छोटा सा लघुत्तम भाग है, वह त्रिविमीय भाग है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। और एक क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टल जालक एक ठोस के अंदर एक त्रिविमीय संरचना होती है जिसमें जितने भी कण होते हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष बिंदु के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को